आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स भारत की प्रमुख नदियों की। और इन नदियों के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। और भारत में किस नदी का कौन सा प्रवाह है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, किस स्टेट से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है, और किस जगह जाकर यह नदी गिरती है। तो हम सभी कुछ जानेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो पढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र जो है निर्धारित जलमार्गों द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह कहते हैं मतलब कि नदी जिस जगह से होकर गुजरती है उसे अपवाह बोला जाता है। जैसे यहाँ से फ्लो हो रही है तो इसे इसका अपवाह बोला जाएगा। और इस जलमार्ग के जो जाल होता है, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, गंगा का जाल है। ये गंगा यहाँ से होकर फ्लो हो रही है और ये ऐसे फ्लो होते हुए यहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो नदियाँ इनसे मिलती हैं आपस में, उससे अपवाह तंत्र बोलते हैं। मतलब जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र बोला जाता है। अब भारत में अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो भारत में यह है भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है हिमालयन रिवर, ये रही, और दूसरा है प्रायद्वीपीय रिवर, तो जो कि पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है, वो रही ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। अब हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं तो वो देख लेते हैं। हिमालय की नदियों में फ्रेंड्स एक है इंडस अर्थात कि सिंधु अपवाह, दूसरा है इम्पोर्टेंट गंगा अपवाह, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र कहाँ है, ये रही। अब ब्रह्मपुत्र अपवाह, सिंधु अपवाह और गंगा अपवाह, इनके बारे में हम जानेंगे कि इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हिमालय की नदियों में देख लेते हैं हम, जैसा कि आपको मैप में भी शो हो रहा होगा, सिंधु नदी अपवाह। इसमें सिंधु नदी आती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। कुल मिलाकर के 6 रिवर्स हैं जो कि यहाँ आती हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लें, थोड़ा आपको बताएंगे, बाकी आप नोट करते चलिए। जैसे कि सिंधु नदी के बारे में है कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू, ये लिखा है, बोखरचू के निकट से निकलती है, हिमनद से निकलती है। आप मैप में शो करिए, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, आप मैप में देखिए। बाकी आपको इसकी PDF फाइल आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू, ये रहा, बोखरचू के हिमनद से एक हिमनद है, वहाँ से निकलती है। और इसे फ्रेंड्स सिंगी खवान या फिर शेरमुख कहा जाता है। और इसकी जो प्रमुख है वो है फ्रेंड्स श्याक, गिलगिट, जास्कर, हुम्बा, नुब्रा और शिगारा। इसकी प्रमुख नदियां हैं आपस की, मतलब जो इसके आपस में मिलती हैं, आसपास में मिलती हैं। यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, जैसे गंगा में रिवर निकलती हैं, इस तरह से वो इसकी प्रमुख रिवर्स हैं। अब इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं हम। जैसे सिंधु नदी है, इसे जब ये पूर्व से जाकर निकलती है तो इसकी जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं सतलुज है और ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम है, ये सब मिलकर इसे पंचनद नदी बनाती हैं। इन्हें पंचनद बोला जाता है। जैसे ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है, ये पंचनद बोला जाता है फिर इन्हें। ये तो हो गई सिंधु नदी की बात। अब बात करते हैं हम झेलम नदी की। तो झेलम नदी कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में बेरी नाग के झरने से निकलती है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा झेलम का उद्गम स्थल, यहाँ से ये निकलती है, बेरी नाग है। आप बेरी नाग से याद रखिएगा, बेरी नाग की घाटी से निकलती है, कश्मीर बेरी नाग की घाटी में स्थित है। कश्मीर की घाटी में के दक्षिण में स्थित है। अब यह यहाँ से कश्मीर से बहने के पश्चात यह कुछ दूर चलने के पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और जहंग के निकट चिनाब नदी के साथ जाकर
मिल जाती है। जैसा आपको दिख भी रहा होगा ये कि झेलम रिवर यहाँ पर आने के पश्चात इस चिनाब में आकर मिल जाती है। तो ये तो हो गई यहाँ पर आपकी झेलम की बात। अब बात करते हैं हम चिनाब रिवर्स की। तो चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये रहा। तो हिमाचल प्रदेश, ये चिनाब यहाँ से होते हुए ये और यहाँ पर निकलती है। तो अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा इसे कहा जाता है, और चंद्र तथा भागा के उद्गम स्थल है इसमें, और जो लाहुल के 12 लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं, और इसकी जो भारत में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है फ्रेंड्स 26,755। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। 26,755 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रावी रिवर की। तो यह नदी हिमालय प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे, ये है रावी रिवर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियाँ काफी मशहूर भी हैं, और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। धौराधार की उत्तर तथा पीर पंजाल की दक्षिण ढलानों में से गुजरती हुई यह बहुत ही संकरी घाटी में बनाती है, और यह पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलकर यह 725 किलोमीटर की, कितनी किलोमीटर की फ्रेंड्स, यह 725 किलोमीटर की, मैं लिख देता हूँ आपको याद भी रहेगा, 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन यह फ्रेंड्स पाकिस्तान में मुल्तान के निकट से मिलने पर यह है, मतलब टोटल बोला जा रहा है ये। और भारत में इसका जो वर्ग क्षेत्र है वो है 5,957। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5,957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ब्यास की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ब्यास नदी है 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है, और पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जैसा कि दिख रहा होगा ये आपको, यहाँ से ये दिखी ब्यास रिवर और प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स वो है 470, कितनी, 470, 20 नहीं, सॉरी फ्रेंड, 470 किलोमीटर है। और इसका जो कुल प्रवाह क्षेत्र है वो है फ्रेंड्स 25,900 वर्ग किलोमीटर। अब बात सतलुज की कर लेते हैं। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल में है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है फ्रेंड्स वो है 4,555 मीटर ऊंचा है। और इम्पॉर्टेंट बात है एक जो आपको याद रखने की है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आप बताइए फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। आप वीडियो पॉज करके आप हमें कमेंट करिए। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध फ्रेंड्स सतलुज रिवर पर ही बना हुआ है, और जो इसकी कुल किलोमीटर जो इसकी यात्रा करने की ये मतलब जो 1050 किलोमीटर जब ये कुल यात्रा कर लेती है उसके पश्चात ये हरिक के पत्तन नामक स्थान पर यह ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। ब्यास नदी कहाँ है, ये रही सतलुज, और जब ये ब्यास नदी में जाकर यहाँ पर ये ब्यास रिवर में जाकर मिल जाती है। ओके, तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात कर लेते हैं हम गंगा प्रवाह की। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने हेडलाइंस नोट कर दी हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गंगा प्रवाह की। तो गंगा प्रवाह में फ्रेंड्स इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और दूसरी वे हैं जो मतलब प्रायद्वीपीय प्रदेशों से आती हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। अब गंगा की बात कर लेते हैं। तो इसमें चार्ट भी दिख रहा होगा जैसे आपको, ये रहा गंगा, ठीक है, और ये आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। मैं लाइन भी खींच कर दिखा देता हूँ आपको। सोर्स ऑफ गंगा, गंगा का उद्गम स्थल, ये रही गंगा, यहाँ से होते हुए ये इसमें यमुना भी आकर मिल जाती है और गंडक वगैरह भी, तो ये रही, और यहाँ पर आकर ये इसमें निकल जाती है। ये सब गंगा का ही सोर्स है। अब ये तो रही गंगा की बात। अब मैं गंगा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
वैसे आप काफ़ी कुछ जानते ही हैं गंगा के बारे में। यह गंगोत्री के हिमनद नदी से निकलती है। गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है। और इसके बारे में इलाहाबाद के निकट ये यमुना नदी में आकर मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ है? ये आगरा से, ये रही, ये यहाँ से होती हुई यमुना रिवर, और ये कहाँ आकर मिलती है? इलाहाबाद में ये आकर मिल गई, यहाँ पर ये मिल गई। अब जब यहाँ पर ये यमुना नदी से मिल जाती है, उसके पश्चात ये है यहाँ पर, मतलब इसे अब जो मतलब इलाहाबाद बोलते हैं, अब इलाहाबाद से प्रयाग उसका नाम कर दिया गया है, प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। फिर वहाँ से मतलब फरक्का के बाद से गंगा की मुख्य धारा दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई यह बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स? यह रही बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। अब ब्रह्मपुत्र कहाँ से है? ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र आई और यहाँ इसके साथ मिलकर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यमुना रिवर की। तो यमुना रिवर यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये रही यमुना रिवर। अब यमुना रिवर की बात करें तो यमुना रिवर गंगा नदी की सहायक नदी है और यह नदी बंदरपुछ यानी 6316 मीटर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। और इसके बारे में यह है कि इलाहाबाद के गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा के में जाकर मिल जाती है, तो आपको पता ही है। अब इसकी एक और भी बात बता देता हूँ मैं कि ये दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा तथा केन नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा केन, बेतवा और चंबल, ठीक है, ये रही चंबल नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। यमुना की द्रोणी 3,66,223 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका समस्त जल प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश और यूपी में है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो संपूर्ण फैलाव है वो 3 स्टेट में है। ओके, अब बात करते हैं हम चंबल रिवर की। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट निकलती है और उत्तरी दिशा में प्रवाहित होकर कोटा के निकट गार्ज बनाती है। इसकी जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स वो है 960, इसकी जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स वो है 960 वर्ग किलोमीटर। ओके, सॉरी 960 किलोमीटर। अब बनास इसके बाएं तट पर स्थित है और सिंध इसके दाएं तट पर। घाघरा नदी की बात कर लें तो इसे सरयू नदी के नाम से भी बुलाया जाता है। अब घाघरा रिवर कहाँ है? तो मैं आपको घाघरा रिवर की बात बता देता हूँ कि घाघरा रिवर जो है वो आपको मतलब सरयू नदी बोला जाता है उसे, और ये तिब्बत के पठार में स्थित मापचांगचुंग नदी से निकलकर नेपाल के में बहने के पश्चात ये भारत में प्रवेश करती है, जो कि ऊपर से आती है घाघरा रिवर। यहाँ से ये तिब्बत से होती हुई और ये होती हुई आ रही है और यहाँ पर ये घाघरा रिवर राप्ती के साथ होती हुई मिल जाती है। अब बात गंडक नदी की कर लेते हैं। तो यह नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान से निकलकर मध्य नेपाल के में बहने के बाद ये बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है और यह बिहार में चंपारण जिले में प्रवेश करती है और यह इसके बाद यह सोनपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। अब बात कोसी रिवर की कर लेते हैं। काफ़ी फेमस, ये भी काफ़ी फेमस रहती है। ये इसकी पूर्ववर्ती रिवर है और इसकी मुख्य धारा जो है अरुण का स्रोत एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत में स्थित है और इसकी पश्चिम में इसमें पश्चिम की ओर से सुनकोसी और पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकर इसमें मिलती हैं। और फ्रेंड्स कोसी रिवर को एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोसी रिवर को बिहार का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार का शोक कोसी रिवर, ये इम्पॉर्टेंट रिवर है बिहार के लिए। तो बीपीएससी में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो ओके, आप नोट कर लीजिएगा बिहार का शोक कैसे कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी रिवर को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे। तो रामगंगा, शारदा जो कि सरयू है, महानंदा, सोन नदी और दामोदर रिवर। तो रामगंगा के बाद गंगा के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह शिवालिक की श्रेणी से को काटती है। और शारदा रिवर की बात करें हम तो फ्रेंड्स शारदा रिवर नेपाल हिमालय में
मिलान हिमालय से निकलती है और प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। और महानंदा की बात करें तो यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हुई गंगा में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी यह दक्षिण की ओर से गंगा की मुख्य सहायक नदी है और यह अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के निकट गंगा में मिलने से यह जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है। अब दामोदर रिवर की बात कर लेते हैं तो यह झारखंड में स्थित छोटा नागपुर, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये झारखंड है और यहाँ से निकलकर माउथ ऑफ गंगाज में मिल जाती है। झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे अपवाह की, जिसे ब्रह्मपुत्र अपवाह बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र अपवाह की बात यह है कि जैसा कि आपको मैप में दिख भी रहा होगा, यह उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र अपवाह है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, ओके, उत्तर और पूर्व। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो यह चेमयुंगडुंग हिमानी से ग्लेशियर से निकलती है। हिमानी और ग्लेशियर एक ही होता है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे तिब्बत में सांगपो रिवर कहा जाता है। तिब्बत ये रहा और यहाँ से ये जब होते हुए आती है, जैसा कि ये आ रही है, तो इसे सांगपो रिवर कहा जाता है। तिब्बती भाषा में सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली नदी। जैसा हमारे यहाँ गंगा रिवर है, वैसे ही वहाँ पर इसे सांगपो रिवर को बोला जाता है। और दिहांग में, असम में इसे दिहांग रिवर के नाम से बोला जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये असम घाटी में प्रवेश कर जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम कहाँ पर है हमारा, यह रहा असम, ठीक है। असम करने के पश्चात यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसमें मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली तथा भागीरथी प्रमुख हैं और जो कि हिमालय पर्वत में दिहांग गार्ज में बनाता है यहाँ पर। और इसकी जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है, वो इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी, जो कि गंगा नदी से भी अधिक है। अब बात करते हैं, इसमें अनेक सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर की गिरती हैं और बांग्लादेश में दाहिनी ओर से तीस्ता नदी आकर इसमें गिरती है और तीस्ता नदी बांग्लादेश में ये है और यहाँ से आकर के तीस्ता नदी इसमें गिरती है और ये बनाती है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनका सामान्य ढाल जो है पूर्व की ओर होता है और हमारा पूर्व कहाँ है, वो रहा पूर्व, ये है। आप सबसे पहले एक प्लस का साइन बना करके दिशाएं निर्धारित कर लीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये रहा साउथ, ठीक है। तो जो नदियाँ पूर्व की ओर, जिनका सामान्य ढाल पूर्व की ओर होता है और इनमें अधिकांश नदियाँ जो हैं पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो कि यहाँ पर गिरती हैं। जैसे मैप में ये शायद ये मैप रॉन्ग मैप है, इसमें ये बांग्लादेश का मैप, पश्चिम बंगाल का मैप है, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये रहा, ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है इसमें पश्चिम घाट से नदियाँ निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी नदियाँ प्रमुख हैं और अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो इसमें महानदी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिहावा नामक स्थान के निकट है। यह उड़ीसा से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी रिवर है और जिसकी लंबाई 1645 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1645 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है।
और कृष्णा रिवर की बात करें तो इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। यह नदी अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है। और कावेरी रिवर की बात करें तो यह नदी पश्चिमी घाट में 1341 किलोमीटर ऊंची ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती हुई कावेरी पत्तनम से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब स्वर्ण रेखा या ब्राह्मणी नदी की बात करें तो यह नदी गंगा तथा महानदी डेल्टा के बीच स्वर्ण रेखा ब्राह्मणी नदियों से बहती है और झारखंड में स्थित ऊपरी क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। यह किसके नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स? दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और यह दक्षिण में पेन्नार तथा कावेरी बेसिन में तथा कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अरब सागर में गिरने वाली रिवर्स की। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं? जैसे कि ये आपको दिख रहा है, जो यहाँ से इस दिशा में जो बहती हैं उन्हें अरब सागर में बहने वाली नदियाँ कहा जाता है। अब इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि नाम शो हो रहा है, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। नर्मदा की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर भड़ौच के निकट अरब सागर में जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स वो है 1300 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम तापी रिवर की। तो तापी रिवर यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से उत्पन्न होती हुई, ये रहा नर्मदा और ये रही तापी। तापी रिवर जो जाती है महादेव की पहाड़ियों से के दक्षिण से उत्पन्न होती है और वहाँ से सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समांतर बहती हुई पश्चिम दिशा में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जैसे नर्मदा रिवर जाकर बहती है, उसी के समांतर ये बहती हुई जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम माही की। तो माही की नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत श्रेणी की होती है। माही कहाँ पर है? अब मैं आपको माही रिवर दिखा देता हूँ। ये रही माही रिवर, और माही रिवर जो है वो विंध्याचल पर्वत से होती है इसकी उत्पत्ति, और 533 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात एक खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ज़्यादा दूर नहीं बहती है, यहाँ पर ये माही रिवर है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और साबरमती रिवर की बात करें तो ये रही साबरमती रिवर। तो जो इसका उद्गम स्थल है वो है फ्रेंड्स अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान के डोंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह रही अरब सागर में गिरने वाली खाड़ियाँ। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ तुरंत के तुरंत मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और प्रीवियस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन आपको हमारी वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारी email ID educationhub@smart@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।